हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं चैप्टर का, और जिसमें हम पढ़ रहे थे नए राज्यों के बारे में। और इसमें हम साउथ के बारे में पढ़ रहे थे। साउथ में चोल साम्राज्य के बारे में राजा राम प्रथम ने हरिहर ने इसको स्थापित किया था। और उसके बाद राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम इसके महान राजा हुए, और जिन्होंने इसकी टेरिटरी मीन्स सीमाओं को बहुत बढ़ाया। चोल इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड। बहुत तरह की लैंड थी। अब लैंड को कैटेगराइज किया जाता है, लैंड को बांटा जाता है। मान लो ये एक भूमि का टुकड़ा है, कई गांवों से मिलकर बना है, यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। एक ये लैंड का टुकड़ा है, यहाँ रेत के टीले हो सकते हैं। एक यहाँ लैंड है जहाँ पानी नहीं है, कुछ उगता नहीं है। तो इस तरह से लैंड को बंटवारा किया जाता है उसकी ज्योग्राफिकल स्थिति के आधार पर। और कुछ लैंड को बांटा जाता है, जैसे ब्राह्मणों में बांट दिया, टेम्पल्स को दे दी, स्कूल्स को दे दी। तो इस तरह से जैसे चोला इंस्क्रिप्शन मेंशन सेवरल कैटेगरी ऑफ लैंड। सबसे पहले है वल्ला वेंगी लैंड। वो है जो नॉन ब्राह्मण किसान जो होते थे, ब्राह्मण नहीं होते थे बट किसान थे, उनको एज ए प्रॉपर्टी दिया जाता था। दूसरी लैंड थी ब्राह्मण दे। ये लैंड ब्राह्मणों को राजा की तरफ से गिफ्ट दिया था, क्योंकि ब्राह्मण उस टाइम विद्वान जाति मानी जाती थी, जो राजा को के लिए ज्ञान देती थी, राजा को प्रशासन में हेल्प करती थी, उनका यज्ञ वगैरह करवाती थी। एक है सलाह भोगा। वो लैंड है जो स्कूल वगैरह के लिए दी जाती थी। देवदान जो भूमि थी वो टेम्पल्स को दी जाती थी, मंदिरों, क्योंकि वहाँ विशाल मंदिर थे, पुजारी रहते थे। और पल्ली चंदनन ये ऐसी लैंड थी जो जैन मोंक थे, आपने देखे होंगे, जो मुंह पे पट्टी लगाते हैं उन्हें जैन बोलते हैं। उनके रहने को स्थानक बोलते हैं, स्थानक में रहते हैं वो, और उनको वो लैंड दी जाती थी, उनको पल्ली चंदनन कहा जाता था। आगे चलते हैं। We have seen the Brahman often received land from as the grant of Brahman दे। जो ब्राह्मण को लैंड दी जाती थी उसको ब्राह्मण दे कहते थे। एज ए रिजल्ट इसके नतीजे में लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट अमराइज्ड इन द कावेरी वैली। और कावेरी आपको मैं बार बार बता रही हूँ, ये कावेरी नदी है, केरल तमिलनाडु से बहती है। और ये वैली जो आसपास इसका इलाका है उसे वैली कहते हैं। इसमें नॉर्थ से जाकर बहुत सारे ब्राह्मण साउथ में जाकर बस गए, और बाद में धीरे धीरे वहाँ जाति प्रथा इतनी मजबूत हो गई थी कि ब्राह्मण जो कास्ट है वो डोमिनेट करने लगी थी। ईच ब्राह्मण देव वाज लुक आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर। और ये जो ब्राह्मणों को दी भूमि है किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं थी, एक सभा होती थी ब्राह्मण्स की, जो लैंड होल्डर्स थे उनके अनुसार देखभाल की जाती थी। ओके, उसके बाद है दीज असेंबलीज वर्कड वेरी एफिशिएंटली। बहुत अच्छे तरीके से वो काम करती थी, सारे डिसीजन लेती थी उस लैंड के बारे में। देयर डिसीजन वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन मैंने ऐसे ताम्र पत्र पे या पत्थर पे लिख दी जाती थी, या ताड़ के पत्तों पे लिख दी जाती थी, डिटेल रखते थे वो, बड़ी रिकॉर्ड रखे जाते थे। ओफन ऑन द स्टोन या पत्थर पे वेल ऑफ द टेम्पल की दीवार पे लिख दिया जाता कि ये भूमि 1230 में इस राजा के द्वारा इसको दी गई, और मोर हो जाती थी नीचे राजा की, तो ये पक्का काम हो जाता था कि ये लैंड इसी ब्राह्मण की है। एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर नोन एज नगरम। जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे उस टाइम, कोई कपास खरीदता बेचता था, कोई वस्तुएं खरीदता बेचता था, इसे व्यापारी कहते हैं, ट्रेडर्स को। उनकी भी एसोसिएशन थी, उनकी एसोसिएशन को नगरम कहा जाता था। आल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन द टाउन। और वो टाउन में अपने ट्रेड के मामले जो है वो हैंडल करती थी, मतलब व्यापार से रिलेटेड जितने भी मसले होते थे वो नगरम सुलझाती थी। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तर म्यूर इन चिंगलपट डिस्ट्रिक्ट।
भाई ये साउथ के नाम है, थोड़े से इसी तरह से हैं। तमिलनाडु प्रोवाइड डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। एक और ऐसी इंस्क्रिप्शन मिली है उत्तर म्यूर में, और चिंगलेथपुट डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पर वो बताती है जो इंस्क्रिप्शन है कि किस तरह से सभा का ऑर्गेनाइजेशन होता था। मतलब सभा लोग कैसे लोगों से मिलकर बनती थी, कौन लोग उसमें शामिल होते थे और वो किस तरह काम करती थी। द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क। सभा एक कमेटी बना देती थी जो सिंचाई के मामले देखती थी कि किस खेत में कितना पानी लगेगा। गार्डन, टेम्पल और उस भूमि पर पेड़ कहाँ उगेंगे, गार्डन कहाँ होंगे, मंदिर कहाँ होंगे, ये सब डिसीजन लिए जाते थे। नेम ऑफ दीज एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ दीज कमिटीज वर रिटन इन और स्मॉल टिकट ऑफ पाम लीफ। या कई बार जो उस सभा के लोग थे उनका नाम लिखा जाता था। जो पाम ट्री होते हैं, बड़े बड़े ताड़ के पत्ते, उनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं इस केले पत्ते की तरह, उन पर भी उनका नाम लिखा जाता था। दीज टिकट्स वर पुट इनटू द अर्थन पोट। देखो सभा में इलेक्शन नहीं होता था, जैसे सारा गांव इकट्ठा नहीं होता था। मान लो सभा के कुछ मेंबर चुनने हैं, ठीक है, मान लो 5 मेंबर चुनने हैं सभा में, तो वो कैसे करते थे, ऐसे पोट एक घड़े में उनके नाम पाम की पत्तियों पर लिख के, मान लो 20 व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 5 की पर्ची निकाली जाती थी, पर्ची डाली जाती थी किसी के नाम की और बाद में वो निकाल जाती, वही सभा के मेंबर होते। इलेक्शन नहीं होते थे, लॉटरी सिस्टम के द्वारा उनको चुना जाता था। पुट इनटू द अदरन पोट, मिट्टी के घड़े में वो उनके नाम लिखे जाते। फ्रॉम विच ए यंग बॉय, एक छोटा सा जो लड़का है वह आस्क टू टेक आउट द टिकट, टिकट को निकालने के लिए बोला जाता, नाम की पर्ची उठाने के लिए बोला जाता। 1 by 1 ईच कमेटी जो है वो ईच कमेटी जो चुनी जाती और इस तरह से वहाँ सभा के इलेक्शन होते थे। कुछ उसके बाद इंस्क्रिप्शन जो है वो कैसे हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जैसे प्रशस्ति होती है, कोई पत्थर वगैरह पे लिखा होता है, वही इंस्क्रिप्शन होती है। तो उत्तर म्यूर में कोई इंस्क्रिप्शंस है जो ये बताती है ऑल दोज हु विशेस टू बिकम मेंबर ऑफ सभा। देखो ये इंस्क्रिप्शन बताती है कि कोई अनाउंसमेंट हुई है चुनाव की और वो कहता है कि जो व्यक्ति इस सभा में चुने जाना चाहता है वो लैंड का ओनर होना चाहिए, किसी भूमि होनी चाहिए उसके अधीन, और उस भूमि से उसको टैक्स इकट्ठा करने की पावर होनी चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन होम्स, उसका अपना घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 to 70 ईयर एज, उसकी उम्र 35 से 70 साल की होनी चाहिए। हमारे यहाँ इलेक्शन की उम्र है 18 साल वोटर की है, और जो पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा की उम्र 25 साल है, सरपंच बनने की 21 साल है। दे शुड हैव नॉलेज ऑफ वेद, उसे वेदों का ज्ञान हो, जैसे हमारे पवित्र ग्रंथ है वेद। दे शुड बी वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर एंड ऑनेस्ट, वो जो प्रशासनिक काम है, सरकारी काम, उनमें बढ़िया होना चाहिए, काम कुशल होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। If anyone has been a member of any committee in the first 3 years, he cannot become a member of another committee. अगर एक कमेटी का मेंबर है कोई, दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। Anyone who has not submit his account and those of his relative cannot contest the election. और ये भी करना पड़ेगा कि उसका कोई और रिश्तेदार इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मतलब बहुत अच्छे रूल थे भाई, आज के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो ये रूल थे, इस तरह से वहाँ चुनाव होते थे। उसके बाद चाइना अंडर द तांग डायनेस्टी। अब चाइना उस टाइम हमारा पड़ोसी देश था, क्योंकि बहुत सारा एरिया उसका एक्सपेंडेड था उस टाइम, और चाइना के साथ हमारे बहुत अच्छे कल्चरल इकोनॉमिक रिलेशन थे। तो तांग डायनेस्टी के बारे में क्या पता चलता है
चाइना के बारे में। इन चाइना एन एम्पायर वाज एस्टेब्लिश अंडर द तांग डायनेस्टी। तांग वंश का राज्य था और बहुत बड़ा साम्राज्य चाइना में वहाँ फैला। विच रिमेन्ड इन पावर अबाउट 300 ईयर, जो लगभग 300 साल तक उसने शासन किया। 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक, 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक शासन किया उसने। इट्स कैपिटल क्याइंग, मतलब जाइंग, इसे एक ऐसे ही नाम है इनके, जांग, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और उस समय भी जांग जो नाम की सिटी थी वो सबसे बड़ी सिटी थी वर्ल्ड में। और उसमें बहुत सारे जो ट्रेडर व्यापारी आते थे, जैसे टर्किश, ईरानियन, इंडियन, जापानीज, कोरियन। मतलब आप ये देखते हो ना, आजकल जो है लोग बाहर से वस्तुएं मंगवा रहे हैं, बाहर वस्तुएं भेज रहे हैं। बहुत सारी चाइनीज चीज़ें हमारे आसपास, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो। जापानीज़ देखते हो, कोरियन भी देखते हो, गाड़ियाँ वगैरह कोरिया की बहुत चलती हैं हमारे यहाँ। इसके साथ साथ चाइनीज़ में उस टाइम भी चाइना से सामान भारत में आता था और भारत के लोग भी वहाँ जाते थे। द तांग एम्पायर वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ए ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड। और ये माना जाता है कि जो ऑफिसर होते हैं ना बच्चों, ऑफिसर काम करते हैं ना, जैसे आपके ज़िले में डीसी डीएम काम करता है, ठीक है, पुलिस काम करती है। तो उस टाइम ये माना जाता है कि चाइना में सबसे पहले भर्ती सिस्टम शुरू हुआ। कि जैसे आज नौकरियों में भर्ती सिस्टम शुरू है ना, फॉर्म भर के कोई भी भर्ती हो सकता है। भारत जैसे देशों में ऐसा नहीं था। भारत जैसे देशों में योग्यता के आधार पर, ऐसे ही वंश के आधार पर, भाई सेनापति का बेटा सेनापति, इस तरह से। लेकिन ये कहा जाता है कि तांग एम्पायर में ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही थी। नौकरशाही मैंने अफसरशाही थी। अफसर जो है टेस्ट देकर आते थे, भर्ती होते थे। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटेड थ्रू एन एग्जामिनेशन। चाइना में ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, अफसर है, वो एग्जामिनेशन, कोई टेस्ट पास करके भर्ती होते थे। विच वाज ओपन टू ऑल, जो सबके लिए खुली थी। कोई व्यक्ति ये नहीं था कि बड़े बड़े घरों के बच्चे ही सेनापति की परीक्षा दे सकते हैं, नहीं, सभी के लिए खुली थी। और जो कोई इच्छु था इसका, हु विश टू अपीयर फॉर इट, कोई भी इसमें शामिल हो सकता था। द सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग ऑफिशियल remained in place with some charges till 1911। और जो इस तरह की ऑफिशियल की सिलेक्टिंग थी वो 19वीं शताब्दी तक चलती रही बच्चों। मतलब अब वहाँ अलग तरह से भर्ती होती थी, लेकिन कभी ऐसा टाइम था जहाँ पर जो है ऑफिसर की भर्ती डायरेक्ट होती थी तांग शासन में। आज के लिए इतना ही। ये शायद चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। याद कर लेना, नोट्स बना लेना। थैंक यू वेरी मच।